हेलो फ्रेंड्स, द बुक कीपर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द डोपामाइन डिसिप्लिन बुक के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आज की दुनिया में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं बल्कि हमारी अपनी आदतें हैं। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल, रात सोने से पहले मोबाइल, बीच में हर कुछ मिनट में स्क्रीन चेक करना। हमें लगता है हम टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन असल में टाइम हमें पास कर रहा है। हर लाइक, हर नोटिफिकेशन, हर शॉर्ट वीडियो हमारे दिमाग को एक छोटा सा डोपामाइन शॉट देता है। यही डोपामाइन हमें तुरंत खुशी तो देता है, लेकिन धीरे धीरे हमारा फोकस, डिसिप्लिन और सपने चुरा लेता है। हम बड़े लक्ष्य सोचते हैं, लेकिन उन पर काम करने की ताकत खो देते हैं। यही समस्या आज लगभग हर इंसान झेल रहा है। इसी समस्या का समाधान बताती है किताब द डोपामाइन डिसिप्लिन। ये किताब सिखाती है कि कैसे सस्ती और तुरंत मिलने वाली खुशियों से बाहर निकलकर अपने दिमाग को कंट्रोल में लाया जाए, कैसे आलस, डिस्ट्रैक्शन और ओवर थिंकिंग से निकलकर फोकस, स्पष्टता और आत्म अनुशासन बनाया जाए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डोपामाइन क्या है, ये हमारी जिंदगी को कैसे कंट्रोल कर रहा है और इसे अनुशासन में लाकर हम अपनी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं। अगर आप भी खुद पर कंट्रोल पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चैप्टर 1, डोपामाइन का जाल और हमारा दिमाग। डोपामाइन कोई दुश्मन नहीं है। असल में डोपामाइन वही शक्ति है जिसने इंसान को गुफाओं से बाहर निकाला, आग जलाना सिखाया और आगे बढ़ने का हौसला दिया। जब हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है तो हमें लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए, कुछ पाना चाहिए, कुछ हासिल करना चाहिए। यही केमिकल हमें सुबह उठने, मेहनत करने और सपने देखने की ऊर्जा देता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यही डोपामाइन गलत जगह और गलत तरीके से मिलने लगता है। आज का इंसान मेहनत से नहीं बल्कि स्क्रीन से डोपामाइन लेना सीख गया है। सोचिए, सुबह आंख खुलते ही हाथ अपने आप मोबाइल की तरफ बढ़ जाता है। एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज, एक वीडियो, दिमाग को बिना किसी मेहनत के एक छोटा सा इनाम मिल जाता है। दिमाग कहता है, वाह, मजा आया। और यहीं से शुरुआत होती है उस आदत की जो धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करने लगती है। हम समझते हैं कि हम मोबाइल चला रहे हैं, लेकिन असल में मोबाइल हमारा दिमाग चला रहा होता है। किताब द डोपामाइन डिसिप्लिन यहीं से हमें एक कड़वी सच्चाई दिखाती है। लेखक बताता है कि हमारा दिमाग मेहनत और इनाम के बीच एक संतुलन चाहता है। जब हम मेहनत करते हैं और फिर इनाम पाते हैं तो दिमाग मजबूत बनता है, लेकिन जब बिना मेहनत के बार बार इनाम मिलने लगता है तो दिमाग बिगड़ जाता है। उसे मेहनत वाले काम बोरिंग लगने लगते हैं, पढ़ाई भारी लगती है, काम टालने की आदत बन जाती है और बड़े सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। आज का इंसान कहता है कि मुझ में फोकस नहीं है, लेकिन सच ये है कि फोकस खत्म नहीं हुआ है, फोकस को दबा दिया गया है। जब दिमाग को हर कुछ मिनट में नया स्टिमुलेशन मिलता है तो वो एक चीज पर टिकना भूल जाता है। जैसे किसी बच्चे को हर दिन ज्यादा मीठा दिया जाए तो उसे साधारण खाना फीका लगने लगता है। ठीक वैसे ही डोपामाइन की ओवरडोज ने हमें सामान्य चीजों से खुशी लेना भुला दिया है। लेखक एक उदाहरण देता है। मान लीजिए कोई इंसान रोज घंटों सोशल मीडिया चलाता है। उसे वहां हंसी, गुस्सा, जलन, तारीफ सब कुछ मिल जाता है। उसका दिमाग हर दिन सैकड़ों बार डोपामाइन लेता है। अब वही इंसान जब किताब खोलता है या अपने लक्ष्य पर काम करना चाहता है तो उसे कुछ महसूस ही नहीं होता। दिमाग कहता है, इसमें मजा नहीं है। असल में मजा नहीं गया, बल्कि दिमाग की सहन शक्ति खत्म हो गई है। चैप्टर 1 हमें यह समझाता है कि डोपामाइन हमें चलाता जरूर है, लेकिन अगर हमने इसे कंट्रोल नहीं किया तो ये हमें गुलाम बना लेगा। डोपामाइन का काम है हमें भविष्य के लिए प्रेरित करना, लेकिन आज हम भविष्य छोड़कर सिर्फ तुरंत सुख में फंस गए हैं। यही वजह है कि लोग जानते हैं क्या सही है, फिर भी करते गलत हैं। उन्हें पता है मोबाइल ज्यादा चलाना नुकसानदायक है, फिर भी हाथ नहीं रुकता। ये कमजोरी नहीं है, ये केमिकल ट्रैप है। किताब ये भी बताती है कि हमारा दिमाग दर्द से बचना और सुख की तरफ भागना चाहता है। मेहनत में थोड़ा दर्द होता है, थकान होती है, बोरियत होती है, लेकिन स्क्रीन पर मिलने वाला सुख आसान है, इसलिए दिमाग बार बार आसान रास्ता चुनता है। धीरे धीरे यही आसान रास्ता आदत बन जाता है, और आदत जब बन जाती है तो इंसान अपने ही फैसलों पर कंट्रोल खो देता है। डोपामाइन डिसिप्लिन का पहला नियम यही है कि समस्या को पहचानो। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है, तब तक आप उसे बदल नहीं सकते। आप आलसी नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आपका दिमाग ओवर स्टिमुलेटेड है। और अच्छी बात यह है कि दिमाग को दोबारा ट्रेन किया जा सकता है।
जैसे मसल्स को ट्रेन किया जाता है, वैसे ही डोपामाइन सिस्टम को भी सुधारा जा सकता है। लेखक साफ कहता है, अनुशासन कोई जादू नहीं है। अनुशासन सही समय पर सही डोपामाइन देना सीखने का नाम है। जब आप मेहनत के बाद खुद को इनाम देते हैं तो दिमाग फिर से मेहनत को पसंद करना सीखता है, लेकिन जब इनाम पहले ही मिल जाए तो मेहनत बेकार लगने लगती है। यही कारण है कि ये किताब हमें डोपामाइन को खत्म करने नहीं बल्कि सही जगह इस्तेमाल करने की सीख देती है। चैप्टर 1 के अंत में एक बहुत गहरी बात कही गई है, अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करते तो कोई और करेगा। आज के समय में ऐप्स, वीडियोस और प्लेटफॉर्म्स इसी डोपामाइन सिस्टम पर खेल रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप जितना हो सके उतना समय वहीं बिताएं, और जब तक आप जागरूक नहीं बनते तब तक आप इस गेम में मोहरे बने रहेंगे। यहीं से डोपामाइन डिसिप्लिन की असली यात्रा शुरू होती है, अपने दिमाग को समझने से, अपनी आदतों को देखने से और ये मानने से कि बदलाव संभव है। क्योंकि जिस दिन आपने डोपामाइन को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन आपने अपनी जिंदगी का रिमोट अपने हाथ में ले लिया। चैप्टर 2, सस्ती खुशी बनाम सच्ची खुशी। चैप्टर 2 में किताब हमें एक बहुत अहम फर्क समझाती है, सस्ती खुशी और सच्ची खुशी के बीच का फर्क। आज ज्यादातर लोग खुश दिखना चाहते हैं, खुश रहना नहीं। मोबाइल की स्क्रीन पर हंसी, रील्स पर एंटरटेनमेंट और लाइक्स की गिनती हमें एक झूठी संतुष्टि देती है। ये खुशी तेज होती है, आसान होती है, लेकिन बहुत छोटी होती है। जैसे ही स्क्रीन बंद होती है, मन फिर खाली लगने लगता है। यही सस्ती खुशी है। किताब बताती है कि दिमाग को जिस खुशी के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो खुशी दिमाग को कमजोर बनाती है। जब बिना किसी प्रयास के बार बार सुख मिलता है तो दिमाग उसकी आदत डाल लेता है। धीरे धीरे वही स्तर बनाए रखने के लिए ज्यादा स्टिमुलेशन चाहिए। पहले एक वीडियो काफी था, फिर 10 चाहिए, फिर घंटों स्क्रॉल करना पड़ता है। इसी को लेखक डोपामाइन का स्लिपरी स्लोप कहता है। एक बार फिसले तो रुकना मुश्किल हो जाता है। अब दूसरी तरफ है सच्ची खुशी। सच्ची खुशी धीरे आती है, इसमें पसीना होता है, संघर्ष होता है और धैर्य होता है। जब कोई इंसान रोज खुद पर काम करता है, सीखता है, मेहनत करता है और फिर कुछ हासिल करता है, तो जो संतोष मिलता है वो लंबे समय तक रहता है। ये खुशी शोर नहीं करती, लेकिन अंदर से मजबूत बना देती है। डोपामाइन डिसिप्लिन यही सिखाती है कि हमें तेज खुशी नहीं, गहरी खुशी चुननी चाहिए। लेखक एक सच्चाई सामने रखता है। आज लोग कहते हैं कि जिंदगी में मजा नहीं रहा। असल में मजा गया नहीं है, हमारी सहन शक्ति खत्म हो गई है। हम हर चीज से बहुत ज्यादा उम्मीद करने लगे हैं। अगर पढ़ाई में तुरंत मजा ना आए तो हम छोड़ देते हैं। अगर काम में तुरंत रिजल्ट ना दिखे तो हम बोर हो जाते हैं। ये सब सस्ती खुशी की आदत का नतीजा है। चैप्टर 2 ये भी बताता है कि सस्ती खुशी हमें अकेला बना देती है। हम स्क्रीन पर हजारों लोगों से जुड़े होते हैं, लेकिन असल जिंदगी में खाली महसूस करते हैं, क्योंकि दिमाग को जो डोपामाइन सोशल मीडिया से मिलता है वो नकली कनेक्शन होता है, उसमें गहराई नहीं होती। इसके उलट सच्ची खुशी रिश्तों, मेहनत और उद्देश्य से आती है। ये खुशी तुरंत नहीं मिलती, लेकिन जब मिलती है तो अंदर तक भर देती है। किताब में एक गहरा उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए 2 लोग हैं। एक रोज घंटों वीडियो देखता है, दूसरा रोज थोड़ा थोड़ा अपने लक्ष्य पर काम करता है। पहला इंसान रोज खुश लगता है, लेकिन अंदर से बेचैन रहता है। दूसरा इंसान कई बार थका हुआ लगता है, लेकिन अंदर से शांत और संतुष्ट होता है। कुछ साल बाद फर्क साफ दिखने लगता है। पहला इंसान दिशा खो देता है, दूसरा अपनी पहचान बना लेता है। डोपामाइन डिसिप्लिन हमें यह समझाती है कि खुशी को टालना भी एक ताकत है। जब आप हर इच्छा पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते तो आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं। आप उसे सिखाते हैं कि हर सुख अभी नहीं मिलेगा। यही ट्रेनिंग आगे चलकर फोकस, आत्मसंयम और आत्मविश्वास बन जाती है। यह आसान नहीं है, लेकिन यही जरूरी है। लेखक साफ शब्दों में कहता है, अगर आप हर समय अच्छा महसूस करना चाहते हैं तो आप कभी महान नहीं बन पाएंगे। महान बनने के लिए कुछ समय असहज महसूस करना पड़ता है, थोड़ा बोर होना पड़ता है, थोड़ा अकेले रहना पड़ता है। यही वो समय होता है जब दिमाग मजबूत होता है। सस्ती खुशी हमें उस असहजता से बचा लेती है और वहीं हम हार जाते हैं। चैप्टर 2 में यह भी बताया गया है कि सस्ती खुशी हमें वर्तमान में फंसा देती है। हम कल की सोच ही नहीं पाते। हमारा दिमाग बस अगला वीडियो, अगला मैसेज, अगला मजा ढूंढता रहता है। इसके उलट सच्ची खुशी हमें भविष्य से जोड़ती है।
जब हम किसी लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं तो हमारा दिमाग आगे की सोचता है। यही सोच इंसान को जानवर से अलग बनाती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हर खुशी आपके लिए अच्छी नहीं होती। कुछ खुशियां आपको कमजोर बनाती हैं और कुछ खुशियां आपको मजबूत। डोपामाइन डिसिप्लिन हमें सिखाती है कि हमें अपनी खुशी को चुनना सीखना होगा। जो खुशी आज आसान लगती है वो कल मुश्किलें बढ़ा सकती है, और जो खुशी आज मुश्किल लगती है वो कल आपकी पहचान बना सकती है। चैप्टर 2 यहीं खत्म नहीं होता, ये हमें एक सवाल छोड़कर जाता है। आप किस तरह की खुशी चुन रहे हैं? वो जो अभी मुस्कान दे या वो जो आपको इंसान के रूप में मजबूत बनाए? क्योंकि जिस दिन आपने सस्ती खुशी को मना करना सीख लिया, उसी दिन आपने सच्ची खुशी की ओर पहला कदम बढ़ा लिया। चैप्टर 3 डिस्ट्रैक्शन की दुनिया और खोता हुआ कंट्रोल। चैप्टर 3 में किताब हमें आईना दिखाती है, एक ऐसा आईना जिसमें हम खुद को देखना नहीं चाहते, लेकिन देखना बहुत जरूरी है। यह अध्याय बताता है कि आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई एक चीज नहीं, बल्कि लगातार मिलने वाला डिस्ट्रैक्शन है। हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अपने ही दिमाग को थका रहे हैं। हर बार जब हमारा ध्यान टूटता है तो दिमाग की ताकत थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। लेखक कहता है कि दिमाग एक समय में एक ही काम के लिए बना है, लेकिन आज हम उसे मजबूर करते हैं कि वो सब कुछ एक साथ संभाले। काम करते हुए फोन चेक करना, पढ़ते समय नोटिफिकेशन देखना, सोचते समय वीडियो चला देना। हर छोटा ब्रेक हमें हार्मलेस लगता है, लेकिन दिमाग के लिए ये एक झटका होता है। डोपामाइन हर बार रिलीज होता है और फिर अचानक गिर जाता है। यही उतार चढ़ाव दिमाग को बेचैन बना देता है। चैप्टर 3 ये साफ करता है कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ ध्यान नहीं तोड़ता, ये आत्मनियंत्रण भी तोड़ता है। जब हम बार बार खुद से कहते हैं कि बस 5 मिनट और, तो हम अपने ही शब्दों पर भरोसा खो देते हैं। धीरे धीरे दिमाग सीख जाता है कि जो भी मैं अभी चाहूं मुझे तुरंत मिल जाएगा। यही आदत आगे चलकर इच्छा शक्ति को कमजोर बना देती है। फिर इंसान जानता है कि क्या सही है, फिर भी गलत करता है। किताब में एक बहुत सटीक बात कही गई है, डिस्ट्रैक्शन हमें थकाता नहीं है, वो हमें खोखला करता है। दिन के अंत में हमें लगता है कि हम बहुत बिजी रहे, लेकिन कुछ ठोस किया ही नहीं। दिमाग भरा हुआ लगता है, लेकिन दिल खाली। ये हालत इसलिए होती है क्योंकि हमारा ध्यान सैकड़ों टुकड़ों में बंट चुका होता है। कोई भी काम पूरा फोकस नहीं पा पाता। लेखक बताता है कि आज की टेक्नोलॉजी हमें नहीं चलाती, हम उसे खुद चलने देते हैं। हर ऐप, हर प्लेटफॉर्म इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो हमारा ध्यान खींचे। नोटिफिकेशन की आवाज, स्क्रॉल का अंत ना होना, नया कंटेंट, ये सब हमारे डोपामाइन सिस्टम पर सीधा हमला करता है। अगर आप सतर्क नहीं हैं तो आप धीरे धीरे अपना कंट्रोल खो देते हैं, और सबसे खतरनाक बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलता। चैप्टर 3 में यह भी समझाया गया है कि डिस्ट्रैक्शन हमें अकेलेपन से बचने का बहाना देता है। जब हम अकेले होते हैं तो दिमाग सोचने लगता है, और सोचना कई बार दर्द देता है, इसलिए हम तुरंत स्क्रीन की तरफ भागते हैं। लेकिन यही आदत हमें खुद से दूर कर देती है। जब इंसान खुद के साथ बैठना भूल जाता है तो वो अपनी आवाज भी नहीं सुन पाता। फिर उसे नहीं पता चलता कि वो सच में क्या चाहता है। डोपामाइन डिसिप्लिन कहती है कि ध्यान टूटना कोई दुर्घटना नहीं है, ये एक आदत है, और हर आदत की तरह इसे भी बदला जा सकता है। लेकिन इसके लिए पहले ये मानना पड़ेगा कि समस्या बाहर नहीं, अंदर है। फोन को दोष देना आसान है, लेकिन असल में हमने खुद को हर नोटिफिकेशन पर प्रतिक्रिया देना सिखा दिया है। यही ट्रेनिंग हमें वापस बदलनी होगी। लेखक एक उदाहरण देता है, जब कोई इंसान पहली बार फोन साइलेंट करता है तो उसे बेचैनी होती है, बार बार लगता है कि कुछ छूट रहा है। लेकिन कुछ समय बाद वही शांति सुकून देने लगती है। इसका मतलब यह है कि दिमाग नई आदत सीख रहा है, डोपामाइन का स्तर स्थिर हो रहा है, और यही स्थिरता फोकस की जड़ है। चैप्टर 3 हमें यह भी सिखाता है कि गहरा काम तभी संभव है जब हम बोर होने से डरना छोड़ दें। आज हम बोरियत से भागते हैं, लेकिन बोरियत ही वह दरवाजा है जिसके पीछे क्रिएटिविटी और क्लैरिटी छुपी होती है। जब दिमाग को तुरंत एंटरटेनमेंट नहीं मिलता तो वो खुद कुछ बनाने लगता है। यही वो अवस्था है जहां असली आइडियाज पैदा होते हैं। लेखक साफ शब्दों में कहता है, अगर आप अपने ध्यान की रक्षा नहीं करेंगे तो कोई और उसे चुरा लेगा, और ध्यान ही वो पूंजी है जिससे आपकी पूरी जिंदगी बनती या बिगड़ती है। आप किस पर ध्यान देते हैं वही आप बन जाते हैं। अगर आपका ध्यान हर समय बिखरा रहेगा तो आपकी पहचान भी बिखरी हुई होगी। चैप्टर 3 का संदेश बहुत सीधा है, लेकिन असर बहुत गहरा है। डिस्ट्रैक्शन से लड़ाई बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है। हर बार जब आप खुद को बिना वजह फोन से दूर रखते हैं तो आप अपने दिमाग को मजबूत बनाते हैं।
हर बार जब आप एक काम पर टिके रहते हैं तो आप अपने भविष्य में निवेश करते हैं। ये अध्याय हमें यहीं छोड़ देता है एक सवाल के साथ, क्या आप अपने ध्यान के मालिक हैं या आपका ध्यान किसी और के हाथ में है? क्योंकि जिस दिन आपने अपने ध्यान पर कंट्रोल पा लिया, उस दिन डोपामाइन ने आपको कंट्रोल करना बंद कर दिया। चैप्टर 4, इच्छा शक्ति नहीं, सिस्टम की जरूरत। चैप्टर 4 एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ता है। अधिकतर लोग मानते हैं कि बदलाव के लिए मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए। अगर इच्छा शक्ति कमजोर है तो इंसान खुद को दोष देता है। लेकिन द डोपामाइन डिसिप्लिन साफ कहती है कि समस्या इच्छा शक्ति की नहीं, सिस्टम की है। इच्छा शक्ति सीमित होती है। दिन भर फैसले लेने, डिस्ट्रैक्शन झेलने और खुद को रोकने में ये जल्दी थक जाती है। अगर आप हर बार खुद को जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आप हार जाएंगे। लेखक बताता है कि आज का इंसान अपने दिमाग से बहुत ज्यादा उम्मीद करता है। वो चाहता है कि दिमाग हर वक्त मजबूत रहे, हर बार सही फैसला ले। लेकिन दिमाग इंसान की तरह है, मशीन की तरह नहीं। उसे सही माहौल चाहिए। अगर माहौल गलत है तो सबसे मजबूत इंसान भी फिसल जाता है। इसलिए किताब कहती है, खुद को मत बदलो, अपना सिस्टम बदलो। चैप्टर 4 में एक बहुत साफ उदाहरण दिया गया है। अगर आपके कमरे में मोबाइल हमेशा आपके पास रखा है तो आप बार बार उसे उठाएंगे। ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये डिजाइन है। डोपामाइन डिसिप्लिन सिखाती है कि ऐसे ट्रिगर्स को हटाना ही असली ताकत है। फोन को दूर रखना, नोटिफिकेशन बंद करना और काम के समय सीमाएं बनाना। जब लालच सामने ही नहीं होगा तो इच्छा शक्ति खर्च ही नहीं होगी। किताब ये भी समझाती है कि सिस्टम छोटे फैसलों को ऑटोमेटिक बना देता है। जब आप पहले से तय कर लेते हैं कि कब फोन देखना है और कब नहीं, तो दिमाग को हर बार लड़ना नहीं पड़ता। यही वजह है कि अनुशासित लोग कम थकते हैं। वे रोज नए फैसले नहीं लेते, वे नियम फॉलो करते हैं और नियम दिमाग को आज़ादी देते हैं। चैप्टर 4 हमें यह भी सिखाता है कि खुद को लगातार दोष देना सबसे बड़ी गलती है। जब आप फेल होते हैं तो आप कहते हैं, मुझ में डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन सच ये है कि आपने अपने लिए सही सिस्टम नहीं बनाया। जब सिस्टम सही होता है तो डिसिप्लिन अपने आप पैदा होती है। जैसे नदी को बहने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता, बस रास्ता चाहिए। लेखक एक गहरी बात कहता है, इच्छा शक्ति आग की तरह है। अगर आप उसे हर छोटी चीज में जलाते रहेंगे तो वो जल्दी बुझ जाएगी। लेकिन सिस्टम चट्टान की तरह है, वो बिना थके काम करता है। इसलिए सफल लोग खुद पर भरोसा नहीं करते, वे अपने सिस्टम पर भरोसा करते हैं। यही सोच उन्हें लंबे समय तक टिकाए रखती है। चैप्टर 4 में यह भी बताया गया है कि सिस्टम सिर्फ आदतों का नहीं, पहचान का भी होता है। जब आप खुद को कहते हैं कि मैं ऐसा इंसान हूं जो फोकस करता है, तो आप उसी पहचान के हिसाब से सिस्टम बनाते हैं। आप अपने आसपास वही चीजें रखते हैं जो उस पहचान को सपोर्ट करें। धीरे धीरे वही पहचान सच बन जाती है। डोपामाइन डिसिप्लिन ये साफ करती है कि बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन सिस्टम एक दिन में बन सकता है। एक छोटा नियम, एक छोटी सीमा, एक छोटा फैसला, जैसे सुबह उठते ही फोन ना देखना या काम के समय एक ही टैब खुला रखना, ये छोटे सिस्टम आगे चलकर बड़ी ताकत बन जाते हैं। चैप्टर 4 का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आपको सुपर ह्यूमन बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस स्मार्ट बनना है। अपने दिमाग को ऐसी जगह रखो जहां गलत करना मुश्किल हो और सही करना आसान। यही असली अनुशासन है। यह अध्याय हमें एक सुकून देने वाली बात सिखाता है। अगर आप बार बार फिसल रहे हैं तो आप खराब नहीं हैं, आप बस गलत सिस्टम में हैं। और जिस दिन आपने अपना सिस्टम बदल लिया, उस दिन बिना ज्यादा लड़ाई के आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। चैप्टर 5, डोपामाइन डिटॉक्स, दिमाग को रीसेट करने की प्रक्रिया। चैप्टर 5 हमें उस स्टेज पर ले जाता है जहां सिर्फ समझना काफी नहीं रहता, अब करना जरूरी हो जाता है। इस अध्याय में किताब बताती है कि डोपामाइन डिटॉक्स कोई ट्रेंड नहीं है, बल्कि दिमाग को उसकी प्राकृतिक स्थिति में वापस लाने की प्रक्रिया है। हम सालों से अपने दिमाग को लगातार उत्तेजना देते आ रहे हैं। हर खाली पल में स्क्रीन, हर बोरियत में एंटरटेनमेंट। अब दिमाग शांति भूल चुका है। डिटॉक्स का मतलब है उसे दोबारा शांति से मिलवाना। लेखक सबसे पहले एक गलतफहमी तोड़ता है। डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब ये नहीं है कि आप खुशी छोड़ दें या टेक्नोलॉजी को दुश्मन मान लें। इसका मतलब है डोपामाइन को सही समय और सही जगह पर आने देना। जब दिमाग हर वक्त हाई स्टिम्युलेशन में रहता है तो उसकी संवेदनशीलता खत्म हो जाती है। डिटॉक्स उस संवेदनशीलता को वापस लाने का तरीका है।
चैप्टर 5 में बताया गया है कि डिटॉक्स की शुरुआत असहजता से होती है। जब आप फोन कम करते हैं तो बेचैनी होती है, जब आप बिना म्यूजिक के चलते हैं तो मन भटकता है, लेकिन यही बेचैनी संकेत है कि दिमाग रीसेट हो रहा है। जैसे नशा छोड़ने पर शरीर रिएक्ट करता है, वैसे ही डोपामीन की ओवरडोज छोड़ने पर दिमाग रिएक्ट करता है। इससे डरना नहीं है। किताब में कहा गया है कि डोपामीन डिटॉक्स का पहला कदम है खाली समय को स्वीकार करना। हम खालीपन से डरते हैं, इसलिए उसे भरने के लिए स्क्रीन ढूंढते हैं, लेकिन जब आप कुछ देर कुछ नहीं करते तो दिमाग खुद को सुनने लगता है। यहीं से क्लैरिटी आती है, यहीं से पता चलता है कि हमें सच में क्या चाहिए। चैप्टर 5 ये भी बताता है कि डिटॉक्स में कम डोपामीन वाली एक्टिविटीज सबसे ताकतवर होती हैं, जैसे सुबह की वॉक, कागज पर लिखना, ध्यान लगाना या सिर्फ चुपचाप बैठना। इनसे तुरंत मजा नहीं मिलता, लेकिन धीरे धीरे दिमाग मजबूत होने लगता है। इन आदतों से डोपामीन स्थिर होता है और फोकस लौटने लगता है। लेखक एक अहम बात कहता है, डिटॉक्स का असली मकसद कंट्रोल वापस लेना है। जब आप तय करते हैं कि कब स्क्रीन देखनी है और कब नहीं, तो आप अपने दिमाग को संदेश देते हैं कि अब फैसले आप लेंगे। धीरे धीरे दिमाग इस नए नियम को मानने लगता है। यही अनुशासन की असली शुरुआत है। चैप्टर 5 में यह भी समझाया गया है कि डिटॉक्स का असर सिर्फ दिमाग पर नहीं, भावनाओं पर भी पड़ता है। जब स्टिम्युलेशन कम होता है तो दबे हुए विचार और भावनाएं सामने आती हैं, कभी बेचैनी, कभी उदासी। लेकिन इन्हें दबाना नहीं है, इन्हें समझना है, क्योंकि यही भावनाएं हमें इंसान बनाती हैं। किताब साफ कहती है कि डिटॉक्स अस्थायी होता है, लेकिन उसका असर स्थायी। आपको हमेशा डोपामिन से दूर नहीं रहना है, आपको बस उसे संतुलन में लाना है। जब डिटॉक्स पूरा होता है तो वही चीजें जो पहले बोरिंग लगती थीं दोबारा अच्छी लगने लगती हैं। पढ़ाई में मन लगने लगता है, काम में डूबने का मजा आने लगता है। चैप्टर 5 का एक बहुत गहरा संदेश है, शांति कमजोरी नहीं है। आज की दुनिया ने हमें सिखा दिया है कि हर वक्त कुछ ना कुछ करना जरूरी है, लेकिन असल ताकत तब आती है जब आप बिना किसी बाहरी उत्तेजना के भी शांत रह सकते हैं। यही शांति फोकस की जड़ है। अध्याय के अंत में लेखक हमें चेतावनी भी देता है, अगर आप डिटॉक्स को एक बार का काम समझेंगे तो आप फिर उसी जाल में फंस जाएंगे। डिटॉक्स को आदत बनाना होगा, छोटे छोटे ब्रेक, नियमित सीमाएं और जागरूकता, यही तरीका है दिमाग को लंबे समय तक साफ रखने का। चैप्टर 5 यही हमें एक नई सोच देकर खत्म होता है। जब आप हर पल एंटरटेनमेंट ढूंढना छोड़ देते हैं तो जिंदगी खुद दिलचस्प बन जाती है, और जिस दिन आपने शांति में रहना सीख लिया, उस दिन डोपामीन आपका मालिक नहीं, आपका सेवक बन जाता है। आज हमने जाना कि डोपामाइन कैसे हमारी जिंदगी को कंट्रोल करता है और कैसे सस्ती खुशी हमें धीरे धीरे कमजोर बना देती है। हमने समझा कि समस्या इच्छा शक्ति की नहीं बल्कि सिस्टम की होती है, और डोपामाइन डिटॉक्स कैसे हमारे दिमाग को दोबारा संतुलन में लाता है। ये किताब हमें एक ही बात सिखाती है कि असली बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। जिस दिन आप अपने ध्यान, समय और आदतों की जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं, उसी दिन आपकी जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। याद रखिए, मोटिवेशन कुछ समय के लिए आता है, लेकिन अनुशासन आपको वहां तक पहुंचाता है जहां आप सच में जाना चाहते हैं। अगर आप फोकस बढ़ाना चाहते हैं, अपने लक्ष्य पर टिके रहना चाहते हैं और खुद का सबसे बेहतर रूप बनना चाहते हैं, तो डोपामाइन डिसिप्लिन सिर्फ एक किताब नहीं, एक सोच है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जिस दिन आपने अपने दिमाग पर कंट्रोल पा लिया, उस दिन आपने अपनी पूरी जिंदगी का कंट्रोल पा लिया।